हाँ, क्या कह रहे हो? क्या लिखा है? रामलाल? क्या समझा नहीं मैं। ये कौन था? अरे हाँ, कहाँ है वो? है? अरे वो गया किधर वो? शादी हो गई? चलिए, ओके ओके, ठीक। मेरे को हालांकि लगा नहीं था कि दोबारा आना पड़ेगा इसमें, लेकिन ठीक है। ठीक है, बर्थडे बर्थडे एनिवर्सरी सब मना दिया है। अब इधर देखो, बच्चों का भी बर्थडे मना देना तो। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, तो आपने स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने जेनेटिक्स जेनेटिक्स पढ़ लिया है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस क्लियर है सबको? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो यार, वो तो सब में रहेगी आपको। वो छोड़ दो, वो तो फिजियोलॉजी में भी होगी किसी ना किसी को। ठीक। ठीक है, तो जेनेटिक्स का ही कंटिन्यूएशन यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी है। एक्चुअली यहाँ पर 4 चैप्टर्स होते हैं, 2 आप पहले पढ़ चुके हैं और 2 अभी हैं। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, और दूसरा चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो बायोटेक्नोलॉजी यूनिट में ये 2 चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं, प्रिंसिपल प्रोसेस और दूसरा वाला चैप्टर है एप्लीकेशन। ठीक है, और करीब 7 से 8 क्वेश्चन इस यूनिट में से आते हैं, शायद पता होगा आपको। ठीक है, सो बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। ओके, अरे लिखे रहने दो यार, उससे मतलब नहीं है। यूनिट इज बायोटेक्नोलॉजी। चलिए, तो ये स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। सो व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? देखिए, समझ लो, पहले लिखने का समय दूंगा मैं। देखिए यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं भाई, लास्ट में प्लीज। देखिए, लेट्स से वी हैव मिल्क। मिल्क के अंदर आपको पता है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मिल्क के अंदर एक शुगर पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? लैक्टोस। क्या बोलते हैं इसे? लैक्टो। सो मिल्क के अंदर पाई जाने वाली शुगर को लैक्टोस बोला जाता है। मिल्क में शुगर मिलती है, लैक्टोस। मिल्क के अंदर एक प्रोटीन भी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? केजिन प्रोटीन। क्या बोला जाता है इसे? केजिन प्रोटीन। शुगर, लैक्टोज, प्रोटीन कौन सा है? केजिन। अच्छा, ये केजिन प्रोटीन किस फॉर्म में होता है? सॉल्युबल फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? सॉल्युबल फॉर्म में। मान लीजिए मैंने एक टेस्ट ट्यूब में क्या लिया है? मिल्क। इसके अंदर कौन सी शुगर है? लैक्टोज। प्रोटीन कौन सा है? केजिन। कौन सा प्रोटीन है यहाँ पर? केजिन प्रोटीन है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब मैंने इस मिल्क के अंदर एक बैक्टीरिया ऐड किया। ये बैक्टीरिया कौन सा है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। जैसे ही मैंने लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डाला, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिल्क के अंदर जो लैक्टोज शुगर होती है, ये इस लैक्टोज शुगर को किस में कन्वर्ट कर देता है? लैक्टिक एसिड में। किस में कन्वर्ट कर देता है? लैक्टिक एसिड में। बैक्टीरिया ने लैक्टोज को किस में बदल दिया? लैक्टिक एसिड में। और लैक्टिक एसिड के बनते ही ये जो केजिन प्रोटीन नॉर्मली कैसा था? सॉल्युबल। ये केजिन प्रोटीन कैसा बन जाएगा? इनसॉल्युबल। और इनसॉल्युबल होने के बाद ये सॉलिड प्रेसिपिटेट मास के फॉर्म में ऊपर फ्लोट करता है, और इस सॉलिड मास को हम क्या बोलते हैं? कर्ड। क्या बोला जाता है इसे? कर्ड। बात समझ में आ रही है नहीं? मिल्क के अंदर कौन सी शुगर है? लैक्टोज। हमने कौन सा बैक्टीरिया ऐड किया? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। उसने लैक्टोज को किस में बदल दिया? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के बनते ही केजिन क्या हो गया? इनसॉल्युबल। क्या बन गया? सॉलिड मास। इस सॉलिड मास को हमने क्या बोला? कर्ड। बात समझ में आ रही है? तो क्या हम कह सकते हैं कि ये कर्ड हमारे फायदे का प्रोडक्ट है, इसको ह्यूमंस यूज करते हैं? लेकिन हमने अपने फायदे के प्रोडक्ट को किसके मदद से बनाया? लिविंग ऑर्गेनिज्म के। किसके मदद से बनाया? लिविंग ऑर्गेनिज्म के। बात समझ में आ रही है? जब हम कोई भी अपने फायदे का प्रोडक्ट किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के मदद से बनाते हैं, तो इस ब्रांच को बोला जाता है बायोटेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं इसे? क्लियर है? अगर अपने फायदे का प्रोडक्ट किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से बनाया जाए, तो इस साइंस को क्या बोला जाता है? बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर है सबको ये? सो हियर वी आर प्रोड्यूसिंग कर्ड विच इज बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन। लेकिन किसके मदद से बना रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। कोई दिक्कत इसमें नहीं।
एक और एग्जांपल मैं बता देता हूं। हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा था डायबिटीज मेलिटस, याद है सबको? डायबिटीज मेलिटस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन? इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या होता है? ब्लड शुगर को कम करना। लेकिन अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा तो ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और बढ़े हुए शुगर लेवल को क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलिटस। और डायबिटीज मेलिटस कॉमन लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर है या नहीं? बिल्कुल। हर किसी को आप देखेंगे कहीं ना कहीं डायबिटीज के पेशेंट मिल जाते हैं। किसकी कमी से होता है? इंसुलिन। अच्छा, इंसुलिन कैसा हार्मोन है? प्रोटीनेशियस। कैसा हार्मोन है ये? प्रोटीनेशियस। याद है थोड़ा बहुत? कैसा हार्मोन है ये? प्रोटीनेशियस। आपने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा कि एवरी प्रोटीन इज कोडेड बाय अ पर्टिकुलर जीन। हर प्रोटीन को कोई ना कोई जीन कोड करता है। जब उस जीन का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है तो क्या बनता है? प्रोटीन। पढ़ा है या नहीं ऐसा? पढ़ा होगा। तो मान लीजिए हमारी बॉडी में किसकी कमी है? इंसुलिन। इंसुलिन की वजह से ब्लड शुगर लेवल क्या हुआ? इंक्रीज। क्या हो गया? डायबिटीज मेलिटस। अगर मैं इस इंसुलिन को बाहर बना लूं कमर्शियली लैब में, तो मैं इस इंसुलिन के इंजेक्शन ले सकता हूं, बॉडी के अंदर इंसुलिन को बढ़ा सकता हूं और डायबिटीज मेलिटस को कंट्रोल कर सकता हूं या नहीं? बात समझ में आ रही है? लेकिन इंसुलिन क्या है? हार्मोन। कैसा हार्मोन है? प्रोटीनेशियस। इसको बाहर बनाया कैसे जाए? तो इसको बनाया कैसे जाता है? हमने ह्यूमन की बॉडी से मान लीजिए क्या निकाला? जीन। क्या निकाल लिया हमने? जीन। ये जीन किसके लिए कोड कर रहा है? इंसुलिन। किसके लिए कोड कर रहा है? इंसुलिन के लिए। बात समझ में आ रही है? मैंने एक दूसरा ऑर्गेनिज्म लिया और इस ऑर्गेनिज्म को हमने क्या बोला? इकोलाई। कौन सा ऑर्गेनिज्म है? इकोलाई। जीन किसमें से निकाला? ह्यूमन। किसके लिए कोड कर रहा है? इंसुलिन। इस इंसुलिन वाले जीन को किस में ट्रांसफर कर दिया? इकोलाई। किस में ट्रांसफर किया? इकोलाई। इकोलाई में जाने के बाद जीन का क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होगा? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के बाद क्या बनेगा? प्रोटीन। और ये प्रोटीन कौन सा होगा? इंसुलिन। कौन सा प्रोटीन होगा? अब बैक्टीरिया की सेल वॉल को ब्रेक करो, इंसुलिन को प्यूरिफाई करके एक्सट्रैक्ट करो, वायल्स में पैक करो और इसको इंजेक्शन के फॉर्म में हम अपनी बॉडी में ले सकते हैं। तो इंसुलिन बैक्टीरिया के फायदे का प्रोडक्ट था कि ह्यूमन के फायदे का प्रोडक्ट है? ह्यूमन के। बात समझ में आ रही है? लेकिन बना किस में रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। फिर वही बात आ गई, अगर कोई भी ह्यूमन के फायदे का प्रोडक्ट हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से बनाते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? बायोटेक्नोलॉजी। क्या बोला जाता है? क्लियर है बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन? इट इज अ प्रोसेस ऑफ यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट विच इज बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन। ह्यूमन के बेनिफिट का प्रोडक्ट अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के मदद से बनाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बताओ, समझ में आ भी रहा है या नहीं? लिखो फिर, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? इट इज अ प्रोसेस ऑफ इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन। It is a process of formation of product beneficial for human by using living organism. By using living organism. सो लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके अगर हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल है तो इस ब्रांच को क्या बोलते हैं हम? बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर है सबको ये? ध्यान से पढ़ना जरा, इसमें ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। खुली आंखों से सोना मत, मैं देख सकता हूं कुछ लोगों को। क्या छुपाओ मत। अबे तुम तो उधर थी, है ना? ये क्या चेंज करवा लिया क्या ब्रांच? चलिए, क्लियर है सबको ये? समझ में आया ये? अच्छा, तुम भी हो? ये भाई अभी डाउट नहीं पूछा इसने कुछ भी यार। एक डाउट वाला एक इधर भी बैठता था कोई। डेफिनेशन क्लियर है बायोटेक्नोलॉजी की? समझ में आया बायोटेक क्या होता है? ठीक है। अच्छा, तो कर्ड को बनाना ऐसा तो नहीं कि हमने अभी अभी सीखा है। भाई कर्ड तो हम हजारों साल से बना रहे हैं। सुनिए ध्यान से, लिविंग ऑर्गेनिज्म के मदद से हम बहुत सारे प्रोडक्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर से बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि बायोटेक्नोलॉजी समथिंग न्यू, ये कोई नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है, ये बहुत पहले से हम यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो बायोटेक्नोलॉजी होती है, इस बायोटेक्नोलॉजी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितनी पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? दो पार्ट्स में। सो बायोटेक्नोलॉजी कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? टू। इसको दो दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी दैट एग्जिस्टेड बिफोर 1970। किसके पहले?
1970 के पहले। 1970s के पहले जो बायोटेक्नोलॉजी हम यूज करते थे, उस बायोटेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं इसे हम? ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। सो बायोटेक्नोलॉजी दैट एग्जिस्टेड बिफोर 1970, इसको हमने क्या बोला? ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। बात समझ में आ रही है? एंड बायोटेक्नोलॉजी विच एग्जिस्ट आफ्टर 1970, 1970 के बाद, यानी कि अभी जो बायोटेक्नोलॉजी चल रही है आफ्टर 1970, आफ्टर 1970, 1970 के बाद की जो बायोटेक्नोलॉजी है, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यू बायोटेक्नोलॉजी या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं आप। सो दिस इज कॉल्ड न्यू बायोटेक्नोलॉजी। बात समझ में आ रही है? क्लियर है सबको ये? ठीक है, 1970 के पहले थी तो उसको क्या बोलते थे? ओल्ड। 1970 के बाद है तो क्या बोलेंगे? न्यू। या इसको क्या बोल सकते हैं? ट्रेडिशनल। इसको क्या बोल सकते हैं? मॉडर्न। क्लियर है सबको ये? अच्छा, अब यहां पर ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के कुछ एग्जांपल बताइए। एग्जांपल कैन बी फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कर्ड फॉर्मेशन। या हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके एसिटिक एसिड को भी बना सकते हैं। शायद आपने बैक्टीरिया का नाम सुना हो, एसिटोबैक्टर एसिटी। क्या बनाता है? एसिटिक एसिड। ऐसे ही वी कैन प्रोड्यूस सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड को भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत हजारों साल से यूज हो रही हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। सुनना है, एक मिनट प्लीज, देखिए इधर। देखिए, कर्ड बनाते समय क्या मैं बाहर से कोई जीन डाल रहा हूं बैक्टीरिया के अंदर? नहीं। एसिटिक एसिड या सिट्रिक एसिड बनाते समय क्या हम किसी जीन को ट्रांसफर कर रहे हैं बैक्टीरिया में? नहीं। हम खाली बैक्टीरिया को यूज करते हैं जिससे कि हमारा प्रोडक्ट बन जाता है ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर मैं न्यू बायोटेक्नोलॉजी की बात करूं, तो न्यू बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम बाहर से जीन को ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया, इंसुलिन। अगर मुझे इंसुलिन बैक्टीरिया में बनाना है, तो इंसुलिन का जीन किसमें से निकालूंगा मैं? ह्यूमन में से। और इस ह्यूमन के जीन को किसमें ट्रांसफर किया? इकोलाई। इकोलाई में जाने के बाद क्या करेगा वो? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, क्या बनेगा? प्रोटीन। तो ये जो न्यू बायोटेक्नोलॉजी है, न्यू बायोटेक्नोलॉजी में नया ये है कि यहां पर हम जीन को ट्रांसफर करने लग गए। इससे पहले हम जीन को ट्रांसफर नहीं करते थे, लेकिन न्यू बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम बाहर से ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन को ट्रांसफर करने लग गए। तो इस न्यू बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल कैन बी प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। क्या जीन को ट्रांसफर किया जाता है या नहीं? बिल्कुल। वन मोर एग्जाम्पल कैन बी रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ा है? ऑब्वियसली पढ़ा तो है ही। बताइए रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन का एग्जाम्पल। हेपेटाइटिस वैक्सीन। हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय वायरस, हेपेटाइटिस वायरस। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल कैन बी आईवीएफ। अभी रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ा है ना? एक और एग्जाम्पल है इसका, आईवीएफ। तो बात समझ में आ रही है? इतने पॉइंट्स क्लियर हैं? अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके अपने फायदे का प्रोडक्ट बनाएं तो क्या बोलेंगे? बायोटेक। 1970 से पहले है तो ओल्ड, 1970 के बाद है तो न्यू। क्या ओल्ड बायोटेक में जीन को ट्रांसफर किया जाता था? नहीं। न्यू बायोटेक में जीन को ट्रांसफर किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। समझ में आई ये बात? पक्का क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? ठीक है। अब इसके अलावा सुनिए एक और बात। ये जो बायोटेक्नोलॉजी होती है, दिस बायोटेक्नोलॉजी इज बेस्ड अपॉन टू प्रिंसिपल्स। ये कितने प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होती है? टू प्रिंसिपल। सो बायोटेक्नोलॉजी इज बेस्ड अपॉन, बायोटेक्नोलॉजी इज बेस्ड अपॉन टू प्रिंसिपल्स। बायोटेक्नोलॉजी दो प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होती है। पहले प्रिंसिपल को बोला जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं इसे हम? जेनेटिक इंजीनियरिंग। एंड सेकंड प्रिंसिपल इज कॉल्ड, दूसरे प्रिंसिपल को बोला जाता है बायो प्रोसेसिंग। इसको क्या बोलेंगे हम? बायो प्रोसेसिंग। सो बायोटेक्नोलॉजी इज बेस्ड अपॉन हाउ मेनी प्रिंसिपल्स? टू। पहला क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। दूसरा क्या है? बायो प्रोसेसिंग। सुन लो पहले, इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है? इंजीनियरिंग का मतलब किसी भी चीज को मैनिपुलेट करना, किसी भी चीज को चेंज करके उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी को डेवलप कराना ताकि उसकी एक्टिविटी इनहेंस हो सके। किसी भी चीज में बदलाव लाना क्या कहलाता है? इंजीनियरिंग। क्या कहते हैं इसे हम? इंजीनियरिंग। अच्छा, देखिए मान लीजिए ये मेरे पास अभी एक बैक्टीरिया है, इकोलाई। बैक्टीरिया का डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड। कैसा होता है? सर्कुलर। क्या मैं इसको कह सकता हूं दैट दिस इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया? ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है या नहीं? बिल्कुल, ये बैक्टीरिया का क्या है? जेनेटिक मटेरियल। अच्छा, अब मैंने ह्यूमन के अंदर से एक जीन निकाला, और ये जीन किसके लिए कोड कर रहा है? इंसुलिन। ये जीन किसके लिए कोड कर रहा है? इंसुलिन। क्या ये इंसुलिन वाला जीन बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है? नहीं। कहां पर मिलता है? ह्यूमन में। ह्यूमन के अंदर से मैंने इस जीन को निकाला,
ठीक है, अभी आ रही है आवाज? देखिए, सुनिए एक मिनट। इकोलाई बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल कैसा है? सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड। अच्छा, ह्यूमन के अंदर से कौन सा जीन निकाला? इंसुलिन। इस जीन को कहां ट्रांसफर किया? इकोलाई। इकोलाई में आने के बाद क्या ये जीन बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ इंटीग्रेट होगा? बिल्कुल। सुनना ध्यान से। भाई, क्या जेनेटिक मटेरियल के अंदर पहले से ये जीन था? इस जीन को मैंने कहां से लाया? मैं बाहर से। बाहर से लाने के बाद किसके साथ इंटीग्रेट किया? बैक्टीरिया के डीएनए के साथ। जैसे ही ये जीन बैक्टीरिया के डीएनए में मिलेगा, क्या बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल चेंज हुआ? भाई, चेंज करना मतलब क्या? या तो किसी चीज को डिलीट कर दो या किसी नई चीज को ऐड कर दो। हमने यहां पर क्या ऐड किया? जीन। इंसुलिन का जीन जब मैंने इसके अंदर लगाया, तो क्या बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल मैनिपुलेट हुआ, चेंज हुआ या नहीं? इसके अंदर बाहर से आकर के जीन लगा। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को चेंज करने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का मतलब चेंज करना। किसको चेंज करना? जेनेटिक मटेरियल को। बात समझ में आ रही है? जेनेटिक मटेरियल को चेंज करने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? होता क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग? इट इज अ प्रोसेस ऑफ it is the process of changing or manipulation. It is a process of it is a process of manipulation of genetic material of an organism. Genetic material of an organism. सो किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को मैनिपुलेट या चेंज करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या बोला जाता है इसे? जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्लियर है ये बात? बायो प्रोसेसिंग क्या होता है? एक मिनट देखिए। अच्छा, मुझे बैक्टीरिया के अंदर क्या बनाना है? इंसुलिन। तो जीन को कहां से निकाला? ह्यूमन। ह्यूमन में से निकालने के बाद इंसुलिन के जीन को कहां डाला? इकोलाई। कहां पर डाला मैंने? इकोलाई। इकोलाई में जाकर के ये जीन किससे जुड़ेगा? जेनेटिक मटेरियल। इकोलाई का जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया? चेंज। इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा? जेनेटिक। बात समझ में आ रही है नहीं? अब इस इंसुलिन के जीन का क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होगा? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के बाद क्या बनेगा? प्रोटीन। इस प्रोटीन को क्या बोलूंगा? इंसुलिन। लेकिन इस छोटे से बैक्टीरिया में आप कितना ही इंसुलिन बना लोगे? बहुत ही कम क्वांटिटी होगी ना भाई। बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक है, कितना इंसुलिन बन जाएगा? नॉमिनल। बात समझ में आ रही है? हमें तो कमर्शियली लार्ज स्केल पर बनाना है ना। तो हम क्या करते हैं? हम कुछ बड़े सिलिंड्रिकल वेसल्स लेते हैं, और इन लार्ज सिलिंड्रिकल वेसिकल वेसल्स को बोला जाता है बायोरिएक्टर। क्या बोलते हैं इन्हें? आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में चैप्टर के लास्ट में। इन वेसल्स को हम क्या बोलते हैं? बायोरिएक्टर। सुनना ध्यान से एक मिनट। इस बायोरिएक्टर के अंदर हम क्या सप्लाई करते हैं? न्यूट्रिएंट। क्या सप्लाई करते हैं? न्यूट्रिएंट। अब इस इकोलाई को मैंने उठा के कहां पर रखा? न्यूट्रिएंट में। कहां पर रखा? न्यूट्रिएंट। इस इकोलाई के अंदर कौन सा जीन है? इंसुलिन वाला। कौन सा जीन है? इंसुलिन। अच्छा, क्या बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट को कंज्यूम करेगा? बिल्कुल। न्यूट्रिएंट कंज्यूम करेगा तो साइज में ग्रो होगा। बिल्कुल। साइज में ग्रो होने के बाद क्या करेगा? डिवाइड। डिवाइड होगा तो कितने सेल्स बन गए? दो। और हर सेल में किसकी कॉपी जाएगी? इंसुलिन के जीन की। किसकी कॉपी जाएगी? इंसुलिन। फिर ये वाले सेल भी क्या कंज्यूम करेंगे? न्यूट्रिएंट। ये भी क्या करेंगे? ग्रो। ग्रो होंगे तो क्या करेंगे? डिवाइड। जब ये डिवाइड करेंगे तो कितने सेल बने? चार। और चारों के अंदर किसकी कॉपी पास हुई? इंसुलिन के जीन की। चार डिवाइड करेंगे तो आठ, आठ से 16, 32, ऐसे हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया विल बी प्रोड्यूस्ड। बात समझ में आ रही है नहीं? उन सारे बैक्टीरिया के अंदर किसका जीन होगा? इंसुलिन का। उन सारे बैक्टीरिया में क्या सिंथेसाइज होगा? इंसुलिन। जब इनकी कॉलोनी बढ़ जाती है, तब हम इन सेल वॉल को ब्रेक करते हैं, इंसुलिन को प्यूरिफाई करके एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से लार्ज स्केल पर प्रोडक्ट को बनाया जाता है। लेकिन सुनिए एक मिनट। मान लीजिए इधर क्या है? एटमॉस्फेयर। क्या एटमॉस्फेयर के अंदर, एयर के अंदर सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल होते हैं? क्या एयर के अंदर हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं? समझ में आ रहा है या नहीं? भाई, रेस्पिरेशन में पढ़ा था ना, जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो डस्ट पार्टिकल और माइक्रोब्स कहां इंट्रैप हो जाते हैं? म्यूकस में। अगर मैं इस सिलिंड्रिकल वेसल को ओपन छोड़ दूं, अगर मैं इसको ओपन छोड़ दूं, तो जितने भी माइक्रोब्स हैं, वो सारे माइक्रोब्स न्यूट्रिएंट मीडिया के ऊपर सेटल होंगे या नहीं? बिल्कुल होंगे। ये माइक्रोब्स भी क्या कंज्यूम करेंगे? न्यूट्रिएंट। ये भी क्या होंगे? ग्रो। ये ग्रो होंगे तो ये भी क्या करेंगे? डिवाइड। इनका भी नंबर क्या होगा? इंक्रीज। तो सारा न्यूट्रिएंट तो यही ले गए, हमारे बैक्टीरिया को क्या मिलेगा? बात समझ में आ रही है या नहीं? हमको ग्रोथ खाली किसकी करवानी है? हमारे बैक्टीरिया की। लेकिन अगर मैंने इसको ओपन छोड़ दिया, तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो जर्म्स हैं वो भी सेटल हो जाते हैं, वो भी ग्रो होने लगते हैं, वो भी न्यूट्रिएंट को कंज्यूम करने लगते हैं।
इसीलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस पूरे के पूरे चैम्बर को हम एयर टाइट यानी कि इसको हम सील कर देते हैं, स्टेराइल कर देते हैं, ताकि बाहर से कोई दूसरा पैथोजन यहां पर ना आ सके। इस कंटामिनेशन फ्री, इस स्टेराइल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के प्रोसेस को बोला जाता है बायो प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं इसे? बायो प्रोसेसिंग। बात समझ में आ रही है या नहीं? भाई अगर मैंने जेनेटिक मटेरियल को चेंज किया तो क्या बोलेंगे? जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगर मैं उसको लार्ज स्केल पर बनाना चाहता हूं तो स्टेराइल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है या नहीं? वरना बाकी के हार्मफुल जर्म्स भी आ सकते हैं। और स्टेराइल कंडीशन को मेंटेन करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? बायो प्रोसेस। इन दो प्रिंसिपल के ऊपर क्या बेस्ड है? बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर है सबको ये? सो व्हाट इज बायो प्रोसेसिंग? इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनेंस, इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ, इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल, इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल और contamination free environment. It is a process of maintenance of sterile or contamination free environment, contamination free environment during biochemical process. सो इस बायोकेमिकल प्रोसेस के दौरान स्टेराइल कंडीशन को मेंटेन करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बायो प्रोसेसिंग। इसको क्या बोला जाता है? बायो प्रोसेसिंग। क्लियर है सबको ये? क्या कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को चेंज किया जा रहा है तो, मैनिपुलेट किया जा रहा है तो जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगर स्टेराइल कंडीशन को मेंटेन कर रहे हैं तो बायो प्रोसेसिंग। इन दोनों के ऊपर ही क्या बेस्ड होती है? बायोटेक्नोलॉजी। समझ में आया ये पॉइंट? सारे पॉइंट क्लियर हैं अभी तक? व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट विच इज बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन। 70 से पहले ओल्ड, 70 के बाद न्यू। न्यू में क्या किया जाता है? जीन ट्रांसफर। ओल्ड में जीन ट्रांसफर नहीं करते। और ये दोनों प्रोसेस क्लियर है सबको? ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें? समझ में आई? ठीक है। इसके बाद नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, इसके बाद एक अगला टॉपिक है, दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सुना है सबने? क्या होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए? नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए? मान लीजिए हमने यहां पर एक ऑर्गेनिज्म लिया, दिस ऑर्गेनिज्म इज बिलोंगिंग टू स्पीशीज ए। समझ लो, हमने एक ऑर्गेनिज्म लिया जो कि कौन सी स्पीशीज को बिलोंग कर रहा है? ए। हमने दूसरा ऑर्गेनिज्म लिया, दिस ऑर्गेनिज्म इज बिलोंगिंग टू स्पीशीज बी। दो ऑर्गेनिज्म दो अलग अलग स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। मैंने इस ऑर्गेनिज्म के अंदर से क्या आइसोलेट किया? डीएनए। स्पीशीज ए के ऑर्गेनिज्म में से मैंने क्या आइसोलेट किया? डीएनए। हमने डीएनए को आइसोलेट किया। स्पीशीज बी का जो ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर से भी मैंने क्या आइसोलेट किया? डीएनए। लेकिन इसका डीएनए कैसा है? सर्कुलर। कैसा है इसका डीएनए? सर्कुलर। So can we say that these are two different DNA coming from two different organism belonging to two different species? दो अलग अलग डीएनए दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से आ रहे हैं। अच्छा, आगे अभी हम पढ़ेंगे कि अगर आप डीएनए को कट करना चाहते हो तो हम एक एंजाइम यूज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या बोलते हैं इसे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसको मॉलिक्यूलर सीजर भी बोला जाता है। अगर मैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लगाऊंगा तो क्या ये डीएनए का मॉलिक्यूल कट हो सकता है? और अगर ये कट होगा तो क्या यहां पर एम्प्टी स्पेस बना, हॉलो स्पेस बना या नहीं? बात समझ में आ रही है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को क्या करता है? कट करता है। बात समझ में आई? अच्छा, ऐसे ही एक और एंजाइम होता है, इस एंजाइम को हम बोलते हैं लाइगेज। मॉलिक्यूलर में पढ़ा होगा आपने, इसको क्या बोला जाता है? लाइगेज। लाइगेज दो डीएनए के फ्रैगमेंट्स को क्या करता है? ज्वाइन करता है। बात समझ में आ रही है? तो जैसे ही मैंने इन दोनों के ऊपर लाइगेज लगाया, तो लाइगेज की मदद से क्या हम कह सकते हैं? दैट बोथ द फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए विल गेट कनेक्टेड टू ईच अनदर। दोनों डीएनए के फ्रैगमेंट्स आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद डीएनए का एक नया कॉम्बिनेशन बनेगा और इस नए डीएनए के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलते हैं इसे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो क्या होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए? इट इज अ न्यू डीएनए व्हिच इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम टू डिफरेंट डीएनए कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्स। दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के डीएनए को मिलाने के बाद जो नया डीएनए बनता है, इस नए डीएनए को क्या बोला जाता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बात समझ में आ रही है? क्या होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए? दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के डीएनए को जोड़ा, जो नया डीएनए बना, उस डीएनए को हमने क्या बोला? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्लियर है सबको ये? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? सो व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए? होता क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए? इट इज अ न्यू, इट इज अ न्यू डीएनए मॉलिक्यूल, इट इज अ न्यू डीएनए मॉलिक्यूल which is constructed, it is a new DNA molecule which is constructed
new DNA molecule which is constructed by joining two different DNA by joining two different DNA coming from different sources coming from different sources सो दो अलग अलग सोर्स से आने वाले डीएनए को मिला करके जो नया डीएनए बनता है इस नए डीएनए को क्या बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए समझ में आ रहा है या नहीं क्लियर है सबको ये दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के डीएनए को मिलाने के बाद जो नया डीएनए बनता है इसको क्या बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए पीवाई क्यू उठा के देखना रिकॉम्बिनेंट डीएनए पे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे ये समझ में आ रहा है या नहीं two different DNA coming from two different sources when they will get joined together a new DNA is formed this new DNA is called recombinant DNA बात समझ में आ रही है मैं लिखने का टाइम दूंगा 1 मिनट समझिए ठीक है फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए था मैं इसको आरडीएनए से भी लिख सकता हूं आरडीएनए का मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज कंस्ट्रक्टेड इन फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए was constructed in 1972 सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए कब कंस्ट्रक्ट किया गया 1972 में किसने कंस्ट्रक्ट किया इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय टू साइंटिस्ट पहला कौन सा था स्टैनले कोहेन सो फर्स्ट वाज स्टैनले कोहेन एंड सेकंड वाज हर्बर्ट बोयर दूसरा कौन सा है हर्बर्ट बोयर ये दोनों बात याद रखनी है आपको पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए कब बनाया गया 1972 किसने बनाया स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने कैसे बनाया ये देखते हैं कितनी बात समझ में आ रही है रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता क्या है ठीक है इट इज अ न्यू डीएनए फॉर्म्ड आफ्टर कनेक्टिंग टू डिफरेंट डीएनए फर्स्ट वाज फॉर्म्ड इन 1972 बाय स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ये समझने से पहले आप थोड़ा सा इसके बारे में समझिए देयर इज समथिंग कॉल्ड एंटीबायोटिक मेरे को लगता पढ़ लिया आपने ये सब बॉटनी में पढ़ा है एंटीबायोटिक बता दीजिए क्या पढ़ा तो है यार कैसी बात कर रहे हो एक्टिनोमाइसिटिस पढ़ा है या नहीं नहीं पढ़ा तो अब समझ नहीं आएगा बस ये देख लो एंटीबायोटिक क्या होते हैं एंटीबायोटिक्स सुन लो यार एंटीबायोटिक्स बहुत एक्साइटेड हो रहा है तू आज क्या हो गया है जब से जब से वो लड़का गया है यहाँ से क्या नाम था उसका रामलाल जब से रामलाल गया है तब से तुम मतलब कंट्रोल में नहीं आ रहे हो देखो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं सुनिए एंटीबायोटिक्स आर द ड्रग्स विच आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया कोई भी ऐसा ड्रग जो बैक्टीरिया को मार सके उसको हम क्या बोलते हैं एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक का काम होता है इट्स मेन फंक्शन इज टू किल व्हाट बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर सकता बैक्टीरिया मर जाता है इसीलिए अगर आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर्स क्या देते हैं एंटीबायोटिक क्योंकि वो किसको मार सकता है बैक्टीरिया क्या एंटीबायोटिक से आप वायरस को खत्म कर सकते हो नहीं क्या एंटीबायोटिक से आप फंगाई को खत्म कर सकते हो नहीं हम खाली किसको मार सकते हैं बैक्टीरिया सो एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट विच टाइप ऑफ इन्फेक्शन बैक्टीरियल इसीलिए आपको जब कॉमन कोल्ड वगैरह होता है किससे होता है वायरस से आप कितनी भी एंटीबायोटिक ले लो वो ठीक नहीं होता वो अपने टाइम पर ही 1 हफ्ता लग जाता है लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हम एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं क्लियर है सबको एंटीबायोटिक्स आर द ड्रग्स विच आर यूज टू किल व्हाट बैक्टीरिया यानी कि एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में बैक्टीरिया सरवाइव नहीं करेगा नहीं करेगा सुनिए आपने इवोल्यूशन भी पढ़ा है सब पढ़ा है भाई सब पढ़ा है देखो अब तुम डिनाई नहीं कर सकते हो गया टाइम वो वाला पहले वाला देखिए आपने इवोल्यूशन में ये पढ़ा होगा जब एक ही इन्वायरमेंटल कंडीशन बार बार हमको मिलती है तो उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में सरवाइव करने के लिए हम अपनी बॉडी के अंदर कुछ बदलाव लाते हैं बात समझ में आ रही है या नहीं एक मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूं आप नॉर्मली किस एरिया में रह रहे हैं प्लेन एरिया में ये मैं पहले भी बता चुका हूं अगर आप प्लेन से डायरेक्टली माइग्रेट कर गए हिल में या माउंटेन में तो माउंटेन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कम क्या आप एयर को इनहेल कर पाओगे आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे या नहीं आपकी बॉडी उसको कंपनसेट करने के लिए किसका प्रोडक्शन बढ़ा देती है आरबीसी का तो जो लोग हिली एरिया में रहते हैं उनके अंदर आरबीसी क्या होते हैं ज्यादा जो प्लेन में रहते हैं उनमें आरबीसी क्या होते हैं कम तो बॉडी क्या अपने आप को बदलती हुई इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से अडेप्ट कर सकती है या नहीं अब बार बार अगर बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक मिलेगा तो बैक्टीरिया भी तो अपने अंदर कुछ बदलाव लाएगा या नहीं तो बैक्टीरिया ने अपने अंदर क्या डेवलप किया एक जीन इस जीन को हम क्या बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन क्या बोला इसे हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ने अपने अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बना लिया
जब ये जीन ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करेगा तो क्या बनेगा? प्रोटीन। क्या बनता है? प्रोटीन। और ये प्रोटीन बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से बचाता है। ये प्रोटीन बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से बचाएगा। यानी कि वो बैक्टीरिया जिनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होगा, क्या वो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में सरवाइव कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर रेजिस्टेंट जीन है तो एंटीबायोटिक से मरेगा या जिंदा रहेगा? जिंदा रहेगा। ये क्या है? एक तरीके की अडेप्टेशन है। बात समझ में आ रही है या नहीं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का काम होता है एंटीबायोटिक से बचाना। किसको बचाना? बैक्टीरिया को। ये हम बार बार आगे यूज करेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूं। अब स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने क्या किया, किसी वाइल्ड बैक्टीरिया के अंदर से, वाइल्ड बैक्टीरिया यानी कि जो नेचर में नॉर्मली मिलता है, किसी भी वाइल्ड बैक्टीरिया के अंदर से इन्होंने क्या आइसोलेट किया? इन्होंने एक जीन आइसोलेट किया, और इस जीन को हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। क्या बोला इसे हमने? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। सो दे एक्सट्रैक्टेड वन जीन कॉल्ड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ये जीन किससे रेजिस्टेंस देगा? एंटीबायोटिक से। किससे बचाएगा? एंटीबायोटिक। सो किसी भी वाइल्ड बैक्टीरिया से हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को क्या कर लिया? निकाल लिया। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब मान लीजिए मेरे पास एक दूसरा बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया को मैंने बोला सल्मोनेला टाइफीमेरियम। क्या बोलते हैं इसको हम? सल्मोनेला टाइफी। सुना है या नहीं? बिल्कुल सुना होगा। ह्यूमन हेल्थ में कहां पर मिलता है? कंटामिनेटेड वाटर। कंटामिनेटेड वाटर के साथ कहां आता है? इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में आने के बाद क्या करता है? एंटेरिक फीवर, जिसे हम टाइफाइड भी बोलते हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट वाइडल, विडाल बोलते हो, चलो विडाल टेस्ट, वाइडल बोलता हूं मैं तो। ठीक है, तो ये क्या है? सल्मोनेला। ये दूसरा बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है? सल्मोनेला। एक मिनट सुनिए यार, सुन लो प्लीज। मैं बता रहा हूँ, तुम उल्टा सीधा ये हरकत मत करो, गलत हो जाएगा। तो वही बात है यार, तुम समझते नहीं हो बात। देखो, बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया कैसा सेल है? प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? प्रोकैरियोट के अंदर क्या ट्रू न्यूक्लियस होता है? नहीं। उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है? नहीं। पढ़ा है ना ये? अच्छा, तो न्यूक्लियस ना बोल करके इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोइड। अच्छा, न्यूक्लियोइड के अंदर क्या होता है भाई? इसके अंदर क्या मिलेगा आपको? डीएनए। वो डीएनए जो न्यूक्लियोइड के अंदर होता है, वो डीएनए जो न्यूक्लियोइड या न्यूक्लियस के अंदर होता है, इस डीएनए को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल डीएनए। क्या बोला जाता है इसे? ध्यान से सुन लो, इस डीएनए को क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल डीएनए विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड क्रोमो। भाई, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किसके कंडेंसेशन से बना है? डीएनए के। सो न्यूक्लियस के अंदर वाला जो डीएनए होता है उसको क्या बोला जाता है? क्रोमोसोमल। और अगर डीएनए न्यूक्लियस के बाहर है तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। क्या बोलते हैं इसे? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। न्यूक्लियस के अंदर है तो क्या बोलोगे? क्रोमोसोमल। न्यूक्लियस के बाहर है साइटोप्लाज्म में तो क्या बोलोगे? एक्स्ट्रा। ये बात तो समझ में आ रही है? इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। या इसी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को और क्या बोला जाता है? प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं इसे? अंदर है तो क्रोमोसोमल, बाहर है तो क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, या और क्या बोल सकते हैं? प्लाज्मिड। तो यहां पर देखिए कौन सा बैक्टीरिया है? सल्मोनेला। सल्मोनेला के अंदर डीएनए कहां पर होगा? न्यूक्लियस में। क्या बोलेंगे इसे? क्रोमोसोमल। अगर डीएनए न्यूक्लियस के बाहर है, अगर डीएनए न्यूक्लियस के बाहर है तो क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। या और क्या बोल सकते हैं? प्लाज्मिड। क्या बोल सकते हैं? प्लाज्मिड। अब सल्मोनेला के अंदर से क्या निकाल लिया गया? प्लाज्मिड। यहां से क्या निकाल लिया हमने? प्लाज्मिड। सो ये यहां से हमने निकाला प्लाज्मिड। अच्छा, प्लाज्मिड किसका है? ये सल्मोनेला का। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नेटिव प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं इसे? नेटिव। सल्मोनेला में से मैंने क्या निकाला? प्लाज्मिड। दूसरे बैक्टीरिया में से क्या निकाला? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। अच्छा, अगर मैं इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लगाऊं तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्लाज्मिड को कट करेगा या नहीं? बिल्कुल कट करेगा। इसने प्लाज्मिड को क्या कर दिया? कट कर दिया। अच्छा, अब यहां पर अगर मैं इन दोनों को मिला करके, अगर मैं यहां पर लाइगेज एंजाइम लगाऊं, कौन सा एंजाइम? लाइगेज। तो लाइगेज दोनों डीएनए के फ्रैगमेंट्स को जोड़ेगा या नहीं? और जब दोनों डीएनए के फ्रैगमेंट जुड़ जाएंगे तो दोनों के जुड़ने के बाद क्या यहां पर डीएनए का एक नया कॉम्बिनेशन बना? और इस नए कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोला जाता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए? इट इज अ न्यू डीएनए व्हिच इज फॉर्म्ड आफ्टर जॉइनिंग टू डिफरेंट डीएनए कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट। एक कहां से आ रहा है? वाइल्ड बैक्टीरिया। दूसरा कहां से आ रहा है? सल्मोनेला। दोनों को आपस में क्या कर दिया? ज्वाइन। क्या बन गया आपका? तो कुछ इस तरीके से पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना। क्लियर है सबको ये? इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है? बिल्कुल है।
क्लियर है सबको? अब देखिए, अब यहां पर किया क्या गया, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने एक दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर दिया, और इस बैक्टीरिया को हमने क्या बोला, इकोलाई। क्या इकोलाई के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था? नहीं। हमने क्या ट्रांसफर किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए जाएगा, तो क्या ये अपने साथ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लेके जाएगा? बिल्कुल। अब क्या ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन गया? हमने इसको किस में रखा, मैंने मान लीजिए इसको एक मीडियम में रखा। इस मीडियम के अंदर क्या है, एंटीबायोटिक। अगर ये एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में नहीं मरा, इसका मतलब इसमें क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब कौन सा जीन आया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। क्लियर है सबको? इस तरीके से पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया। समझ सकते हो आप ये? सो व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए? इट इज अ न्यू डीएनए व्हिच इज कंस्ट्रक्टेड बाय जॉइनिंग टू डिफरेंट डीएनए। क्लियर है? फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज प्रोड्यूस्ड इन 1972 बाय स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। कैसे बनाया? वाइल्ड बैक्टीरिया से क्या निकाला, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। सल्मोनेला से क्या निकाला, प्लाज्मिड। दोनों को कैसे जोड़ा, लाइगेज से। दोनों को जोड़ने के बाद क्या बना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कहां डाल दिया, इकोलाई। इकोलाई भी क्या बन गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, जो कि पहले नहीं था। सो इकोलाई विल बिकम व्हाट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। इकोलाई विल बिकम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। तो इस तरीके से पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया। नोट कर लीजिए इसको जल्दी। ये हो गया ना? क्लियर है सबको? ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए समझ में आया? यार ना हाँ बोलते हो ना ना, बस पेन उठा के लिखने लग जाते हो। क्या हो गया? दिसंबर की पहली क्लास है? इस साल की पहली? नहीं नहीं, गलत बोल रहा हूं मैं। अभी तो होंगी तीन चार। क्या बोल रहे हैं? क्या रिप्रोडक्शन? वो पढ़ाएंगे, कोई और पढ़ाएंगे वो शायद। शायद हाँ। या तो बाबर सर या एम के सर। ना ना भाई, मैं 15 लेक्चर और नहीं लेना चाहता। टोटल 25 हो जाएंगे। 9-10 में खत्म कर देंगे इसको हम। 10-10 लेक्चर, 5-5। तो इतने सारे चैप्टर उसके बाद पढ़ लिया आपने। अब कैसा लग रहा है, अब कॉन्फिडेंट लग रहा है या नहीं? क्या बोल रहे हो? रिवीजन करा दो? अबे सिलेबस तो पूरा हो जाने तो तुम। तुम मेरे से पूछ रहे हो यार, मेरी पहली क्लास है आज, मेरे को कैसे पता होगा टेस्ट में क्या आ रहा है? कहाँ गया था? कहाँ गया था? छुट्टी पे? नहीं। कौन से एकेडमी में? तो तेरे को क्या लगता है मैं वहीं पे ही मैं बैठा रहता हूँ हमेशा? तू जब आएगा मैं तेरे को वहां मिलूंगा। किसको इतने मैसेज आ रहे हैं भाई? हाँ, साइलेंट कर लो यार। हाँ यार, वो मैसी भी तो था, मतलब बहुत लोग नहीं है क्लास में। मेसी ने ड्रॉप ले लिया?
लोग इतने नालायक हैं, ये मेरे को वीडियो कॉल करते हैं ये मतलब हद होती, ये रात को 10 बजे वीडियो कॉल कर रहे हैं। और बेटा मेरे को अगर इस बार आ गया ना, मैं ब्लॉक कर दूंगा सीधा तुम्हें। हाँ, एक तो डीपी नहीं लगा रखी, अननोन नंबर से वीडियो कॉल कर रहे हैं डायरेक्ट, मैसेज भी नहीं, डायरेक्ट वीडियो कॉल। अब देखने के लिए कि भाई अननोन नंबर से क्यों आ रहा है, तो फिर उठा ही लेंगे, उठाया तो इनकी शक्ल दिख गई। तो देख करके इनको डिप्रेशन हो गया। उसके बाद छोड़ो। हाँ, कोई डाउट वाउट नहीं था तुमको, और वीडियो कॉल पे कौन सा डाउट होता है वे। कुछ लोग तो मतलब ऐसे भी हैं इस क्लास में, जिनके मेरे पास वो फोटो भेज देते हैं कि भाई अब क्या नाम है ये बताओ, क्वेश्चंस भेज देते हैं, क्वेश्चन की पिक कैप्चर करके भेज दिया, उसमें नीचे टैग करके लिखा है मेक श्योर यू प्रोवाइड ऑडियो सॉल्यूशन। सही में मतलब आए हैं ऐसे, लिख लिया सबने। हाँ, नहीं चले आगे। यार तुम जानबूझ के धीरे धीरे लिख रहे हो। फिजियोलॉजी वगैरह याद है या भूल गए। देखो क्या बोल रहा है, क्या लूप ऑफ एनले में। अरे एक मिनट यार, क्या न्यू एडमिशन है क्या। बहुत बढ़िया। हाँ, लूप ऑफ एनले में रीएब्जॉर्प्शन होता है कलेक्टिंग डक्ट से, यूरिया में रिलीज हो, मतलब कलेक्टिंग डक्ट में रिलीज होता है, बिल्कुल सही बात है। हाँ हाँ, तो कहाँ जाता है वो यूरिया। देखो तुम ये कंट्रोवर्सी क्रिएट मत करो, मेरे को पता है तू यहाँ उनसे पूछा, अब तू मेरे से वो कर रहा है, फिर तू वहां जाएगा। क्या पूछा था। मेड्यूला के अंदर आता है पहले वो मोस्टली। यार अब ऐसा क्वेश्चन पूछोगे तो फिर आपको याद होना चाहिए कि हमने पढ़ा था ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, नीचे वाले पार्ट को मेड्यूला। असेंडिंग लिम्ब से किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, NaCl। तो क्या रीअब्जॉर्ब हो रहा है, NaCl। कलेक्टिंग डक्ट से किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, यूरिया। दोनों ही क्या है, सॉल्ट। सॉल्ट के इकट्ठा होने से क्या सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, इसीलिए ऑस्मोलैरिटी भी क्या होती है, इंक्रीज। इसीलिए 600 900 1200 बढ़ती चली जाती है, किसके वजह से, NaCl और यूरिया। ज्यादातर यूरिया और NaCl कहाँ रहते हैं, फ्लूइड में। जब ये जरूरत से ज्यादा हो जाते हैं तब लूप ऑफ इनले में जाएगा, वरना नहीं। ठीक है, 1200 से अगर ऊपर हो जा रही है तब जा सकता है।
ये हो गया है, ये समझ में आया आपको, क्लियर है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कहां से निकालना, वाइल्ड स्ट्रेन से। प्लाज्मिड कहां से लिया, सल्मोनेला। दोनों को लाइगेज की मदद से क्या किया, ज्वाइन। क्या बना आपका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कहां ट्रांसफर किया, इकोलाई। इकोलाई भी क्या बन गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। इस तरीके से क्या बना, पहला प्लाज्मिड, कब, 1972 में। ईयर याद रखना, क्लियर है सबको ये, बस। अब इसके बाद, नाउ नेक्स्ट इज tools required for recombinant DNA technology. Tools required for recombinant DNA. recombinant DNA बनाने के लिए हमको किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए चाहिए, एंजाइम्स। भाई अगर दो डीएनए को जोड़ना है तो उसमें से एक को कट करना पड़ेगा या नहीं? कट करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ज्वाइन करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, लाइगेस। मल्टीप्लाई करने के लिए कौन सा चाहिए, रुक जाओ, मल्टीप्लाई करने के लिए कौन सा चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज। क्लियर है सबको ये? इससे पहले एक पॉइंट देखिए, सुनिए एक मिनट के लिए यार, प्लीज अब बातें मत करो लास्ट में जो है। ये कौन सा बैक्टीरिया हमने लिया था, इकोलाई। यहां पर मैंने कौन सा जीन लिया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। मान लो कौन सा जीन है ये, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। रुक जाओ एक मिनट यार, ये समझ लो कौन सा जीन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। अगर मैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को कहां पर ट्रांसफर कर दूं, इकोलाई में। कहां पर ट्रांसफर कर दिया, इकोलाई। तो क्या इकोलाई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन जाएगा या नहीं, बन जाएगा। यही तो पढ़ा है हमने। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को मैंने अगर इकोलाई में डाला तो इकोलाई भी क्या बन जाएगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। क्लियर है सबको? लेकिन क्या ये जीन इकोलाई की बॉडी का पार्ट था? ये जीन मैंने किसी दूसरे बैक्टीरिया से निकाला, इसको कहां पर ट्रांसफर किया, इकोलाई में। तो क्या हम कह सकते हैं कि हम एक ऑर्गेनिज्म का जीन दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ट्रांसफर कर रहे हैं या नहीं? इफ जीन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म इज ट्रांसफर्ड इनटू द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म जीन को दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जीन ट्रांसफर। बात समझ में आ रही है नहीं? भाई वाइल्ड बैक्टीरिया से क्या निकाला, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। इस जीन को ट्रांसफर कहां पर किया, इकोलाई। अगर हम एक ऑर्गेनिज्म के जीन को दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, जीन ट्रांसफर। लिख लो इसी में ही, रिकॉम्बिनेंट डीएनए में लिखिए जल्दी एक पॉइंट इसमें, जीन ट्रांसफर। रिकॉम्बिनेंट में लिख लीजिए जीन ट्रांसफर। तो क्या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते समय हम जीन को ट्रांसफर कर रहे हैं इकोलाई में या नहीं? लिखिए जीन ट्रांसफर में, लिखिए जीन ट्रांसफर, लिखिए जल्दी जीन ट्रांसफर। इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जीन, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जीन, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जीन of one organism, it is the process of transfer of gene of one organism into another, it is the process of transfer of gene of one organism into another। एक ऑर्गेनिज्म के जीन को जब दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर किया जाता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जीन ट्रांसफर। क्या बोला जाता है इसे, जीन ट्रांसफर। समझ गए, लिख लिया सबने। इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जीन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म इनटू अनदर। तो एक ऑर्गेनिज्म का जीन अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, जीन ट्रांसफर। कोई दिक्कत इसमें नहीं? एक मिनट प्लीज, ये काफी इंपॉर्टेंट, देखो इधर। मैंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की कॉपी को कहां ट्रांसफर कर दिया, इकोलाई। इकोलाई क्या बन गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। अच्छा अब ध्यान से सुनिए, कुछ समय बाद क्या ये इकोलाई डिवाइड होगा, डिवाइड होगा। डिवाइड होगा तो कितने सेल्स बनेंगे, दो। कितने सेल्स बने, दो। पेरेंट की बॉडी डिवाइड होकर के कितने सेल बना लेगी, दो। लेकिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की कितनी कॉपी थी, एक। कितनी कॉपी ट्रांसफर की थी, एक। तो या तो ये कॉपी इसमें जाएगी या ये कॉपी इसमें जाएगी। प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50% दोनों की। मान लीजिए जीन की कॉपी किसमें आ गई, एंटीबायोटिक वाले इसमें। तो क्या इसमें जीन की कॉपी जा पाएगी, नहीं। ये वाला एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होगा, ये एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में सरवाइव करेगा। लेकिन क्या ये वाला एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन पाएगा, ये एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, मर जाएगा। क्लियर है सबको या नहीं? क्या कोई दिक्कत है इसमें, समझ में आ रहा है? एक ऑर्गेनिज्म के जीन को दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर किया तो क्या बोलेंगे, जीन ट्रांसफर। कितनी कॉपी ट्रांसफर हुई, एक। लेकिन जब ये डिवाइड होगा तो सेल कितने बनेंगे, दो। तो एक कॉपी किसी एक में ही तो जा सकती है, जिसमें जाएगी वो क्या होगा, रेजिस्टेंट। जिसमें नहीं जाएगी वो रेजिस्टेंट नहीं होगा।
इतनी बात समझ में आ रही है? लेकिन लेकिन हम चाहते क्या हैं, जिस जीन को हमने ट्रांसफर किया आने वाली सारी जनरेशन में जाए, आने वाली सारी जनरेशन में जाए। अब ये कैसे अचीव किया जाए? प्रॉब्लम समझ में आ रही है आपको क्या है? ठीक है, अब इसको अचीव कैसे किया जाए? देखिए, कौन सा बैक्टीरिया है हमारे पास? इकोलाई। सो लेट्स से दिस इज व्हाट, इकोलाई। इकोलाई के अंदर वो डीएनए जो क्रोमोसोम के, वो डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल डी। ध्यान से सुनना, न्यूक्लियस के अंदर वाले डीएनए को क्या बोला जाता है? क्रोमोसोमल डीएनए। तो इसको मैंने क्या बोला? क्रोमोसोमल डीएनए। आपने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा कि भाई क्रोमोसोमल डीएनए के अंदर एक सीक्वेंस होता है, इस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओराए। सुना है या नहीं? ओराए वो पॉइंट होता है जहां से डीएनए रेप्लिकेट करना स्टार्ट करता है। अगर डीएनए को रेप्लिकेट करना है तो किसका होना जरूरी है? ओराए। बिना ओराए के क्या डीएनए रेप्लिकेट करेगा? नहीं। अगर ओराए है तो डीएनए रेप्लिकेट करेगा और क्या बनाएगा? मल्टीपल कॉपीज। बात समझ में आती है? डीएनए को मल्टीप्लाई करना है या रेप्लिकेट करना है तो क्या होना चाहिए? ओराए। ओराए कौन से डीएनए में होता है? क्रोमोसोमल। कौन से डीएनए में होता है? क्रोमोसोमल। बात समझ में आई? एक मिनट के लिए देखिए। अब मान लीजिए मैंने कौन सा जीन निकाला? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। क्या है ये? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। इसको मैंने एक ऑर्गेनिज्म से निकाला। इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को कहां पर ट्रांसफर किया? इकोलाई। एक ऑर्गेनिज्म के जीन को दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर किया तो क्या बोलूंगा इस प्रोसेस को? जीन ट्रांसफर। क्या ये इकोलाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बना? अब सुनिए, अगर मैं इस जीन को, अगर इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को मैं क्रोमोसोमल डीएनए के साथ लिंक कर दूं, क्रोमोसोमल डीएनए के साथ लिंक कर दें, बात समझ में आ रही है या नहीं? तो क्रोमोसोमल डीएनए के पास क्या है? ओराए। इस ओराए के मदद से क्या क्रोमोसोमल डीएनए रेप्लिकेट करेगा? अगर मैंने अपने जीन को क्रोमोसोमल डीएनए के साथ मिलाया तो क्या ओराए के मदद से मेरा जीन भी रेप्लिकेट करेगा? अरे बोलो यार। क्रोमोसोमल डीएनए के पास क्या है? ओराए। अगर क्रोमोसोमल डीएनए में मैंने इस जीन को मिलाया तो ओराए के मदद से ये भी रेप्लिकेट कर सकता है या नहीं? तो हमारे जीन की मल्टीपल कॉपीज बन सकती हैं या नहीं? बिल्कुल बन सकती हैं। और ये सारी कॉपी कैसी होंगी? आइडेंटिकल। क्या होती हैं ये? आइडेंटिकल। ट्रांसफर्ड जीन की मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपी बनाने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? जीन क्लोनिंग। क्या बोलते हैं इसे? जीन क्लोनिंग। पहले कितनी कॉपी थी? एक। लेकिन अगर मैं इसको क्रोमोसोमल डीएनए के साथ जोड़ दूं तो इसको क्या मिल जाएगा? ओराए। ओराए की मदद से क्या करेगा ये? मल्टीप्लाई। और क्या बनाएगा? आइडेंटिकल कॉपीज। अब अगर ये बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो कितने सेल बनेंगे? दो। कॉपीज कितनी है? बहुत सारी। कुछ कॉपीज कहां चली जाएंगी? इसमें। कुछ कॉपीज कहां जाएंगी? इसमें। तो दोनों ही क्या बन गए? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। लेकिन क्या पहले ऐसा हो रहा था? नहीं। बात समझ में आ रही है या नहीं? तो क्या खाली जीन को ट्रांसफर कर देने मात्र से काम बन जाएगा? नहीं। इस जीन को हमें किसके साथ जोड़ना पड़ेगा? क्रोमोसोमल डीएनए। क्योंकि क्रोमोसोमल डीएनए के पास क्या है? ओराए। ओराए से क्या होता है? रेप्लिकेशन। तो जब हम अपने जीन को क्रोमोसोमल डीएनए से जोड़ते हैं, जब हम अपने जीन को क्रोमोसोमल डीएनए से जोड़ते हैं तो उसके ओराए को यूज करके जीन मल्टीप्लाई होता है, मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज बनती हैं और ये कॉपी सारे आने वाले सेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। और मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपी के बनने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? जीन क्लोन। किसी को कोई डाउट इसमें? यार बोल दो, अभी किसी को समझ नहीं आया तो पक्का क्लियर है सबको ये? लिखो जल्दी, जीन क्लोनिंग क्या होता है, उसी में लिखिए आगे, जीन क्लोनिंग। एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना, उसमें दिया है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा पैराग्राफ है, यही चीज लिखी है, लिखिए जीन क्लोनिंग क्या होता है, लिखिए इसमें। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग multiple identical copies. It is a process of producing multiple identical copies, multiple identical copies of transferred gene. It is a process of producing multiple identical copies of transferred gene into host. ऑफ ट्रांसफर्ड जीन इनटू होस्ट। समझ में आ रहा है? जिस जीन को हमने ट्रांसफर किया उस जीन की मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज को बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जीन क्लोनिंग। क्या बोला जाता है इसे? जीन। बात समझ में आ रही है? उसी में लिखिए आगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए एक। इन ऑर्डर टू, ज्यादा तो नहीं लिखवा रहा मैं, लिख लो, और कोई चारा नहीं है, लिखना ही है। इन ऑर्डर टू
in order to produce multiple copies, in order to produce multiple copies, समझ भी लेना, अगर हमको मल्टीपल कॉपीज बनानी है, in order to produce multiple copies, comma, genes should get integrated with, genes should get integrated with, genes should get integrated with क्रोमोसोमल डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए। अगर आइडेंटिकल कॉपी बनानी है तो जीन को किसके साथ इंटीग्रेट होना पड़ेगा? क्रोमोसोमल। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज, कॉमा, जीन शुड इंटीग्रेट विद क्रोमोसोमल डीएनए एज इट कंटेन्स ओराई, एज इट कंटेन्स ओराई, एज इट कंटेन्स ओराई। बात समझ में आ रही है या नहीं? क्लियर है सबको ये? अगर हम जीन को ट्रांसफर कर रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म के जीन को दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाला तो क्या बोलेंगे? जीन ट्रांसफर। अब इस ट्रांसफर्ड जीन को किसके साथ जोड़ना पड़ेगा? क्रोमोसोमल डीएनए, क्योंकि क्रोमोसोमल डीएनए के पास क्या है? ओराई। ओराई की मदद से क्या करेगा? रेप्लिकेट। रेप्लिकेट होने के बाद क्या बनाएगा? मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपी। और अगर मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपी बन रही है तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? जीन क्लोनिंग। क्या बोलते हैं इसे? जीन क्लोनिंग। क्लियर है सबको ये? कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, एक और चीज यहां पर टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है, देखिए, देयर कैन बी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फर्स्ट इज एसेक्सुअल, सेकंड इज सेक्सुअल। अच्छा, एक मिनट देखिए यहां पर, लेट्स से दिस इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? मेनली एसेक्सुअल। कौन सा एसेक्सुअल? बाइनरी फिशन। अच्छा, ये बैक्टीरिया का क्या है? जेनेटिक मटेरियल। सुनिए, ये बैक्टीरिया का क्या है? जेनेटिक, जेनेटिक मटेरियल है। ये जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा? ओराई को यूज करके मल्टीप्लाई। कितनी कॉपी बन गई? दो। दोनों कॉपी एक दूसरे के क्या होंगी? आइडेंटिकल। क्या दोनों में कोई भी डिफरेंस है? अब उसके बाद ये बैक्टीरिया कितने कितने सेल्स में डिवाइड हो जाएगा? दो। एक जेनेटिक मटेरियल की कॉपी कहां आ गई? इधर। दूसरे जेनेटिक मटेरियल की कॉपी कहां आ गई? इधर। क्या मैं कह सकता हूं कि इन दोनों बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल एकदम आइडेंटिकल है? इनके बीच में क्या कोई डिफरेंस है? भाई एक ही पेरेंट तो इन्वॉल्व है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिपेरेंटल। एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसी की बॉडी दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। बात समझ में आ रही है? तो जो जेनेटिक मटेरियल इन ऑफस्प्रिंग के अंदर है, वही जेनेटिक मटेरियल किसमें था? पेरेंट में। यानी कि ये दोनों सेल पेरेंट सेल के क्या होंगे? आइडेंटिकल। जो जीन्स यहां थे वही जीन्स इनके अंदर भी होंगे। बात समझ में आ रही है या नहीं? तो क्या मैं कह सकता हूं कि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जेनेटिक मटेरियल को कंजर्व किया जा सकता है आने वाली जनरेशन में भी। जेनेटिक मटेरियल को कंजर्व करने का मतलब है, जो जेनेटिक मटेरियल पेरेंट में था वही जेनेटिक मटेरियल आने वाली जनरेशन में भी होगा। क्लियर है सबको या नहीं है? पक्का समझ में आ रहा है? इसका फायदा क्या है? देखिए, अगर मैंने यहां पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लगाया तो जब ये रेप्लिकेट करेगा तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी रेप्लिकेट करेगा। जब ये डिवाइड होगा तो दोनों सेल के अंदर क्या जाएगा? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। बात समझ में आ रही है या नहीं? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फायदा क्या होता है? जो जेनेटिक मटेरियल पेरेंट का होगा वही जेनेटिक मटेरियल ऑफस्प्रिंग का भी होगा। यानी कि जेनेटिक मटेरियल को क्या किया जा रहा है? कंजर्व किया जा रहा है। क्या कोई भी वेरिएशन आता है? नहीं। क्लियर है सबको ये या नहीं? जबकि अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आधे जीन्स कहां से आते हैं? मेल। आधे जीन्स कहां से आते हैं? फीमेल। क्या जरूरी है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाला जीन आए? जरूरी तो नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हो सकता है कि मदर की तरफ से आ जाए वो जीन। क्लियर है आपको या नहीं है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनता है? एक नया कॉम्बिनेशन जिसके अंदर क्या आते हैं? वेरिएशन। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी वेरिएशन नहीं होता। जो जेनेटिक मटेरियल पेरेंट का था वही क्या होगा? ऑफस्प्रिंग का। एक दो पॉइंट और लिख लो उसमें, बस ज्यादा नहीं बताऊंगा, लिख लो। थोड़ा सा लिख लो। देखो, मेरे को पता है तुम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाले हो, ये मैं अच्छे से जानता हूं। ऐसा नहीं कि मेरी सही में पहली क्लास है। गजनी हो तुम लोग। हिपोकैम्पस काम नहीं करता तुम्हारा। हिपोकैम्पस मतलब पता है क्या? लिखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन, उसी में लिख लेना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। asexual reproduction helps in conservation of genetic material,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज क्या है? जेनेटिक मटेरियल क्या रहता है? कंजर्व रहता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। कॉमन सॉरी ब्रैकेट में लिख सकते हो नो वेरिएशन, कोई भी वेरिएशन नहीं आता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ब्रैकेट में लिख लीजिए नो वेरिएशन, कोई भी वेरिएशन नहीं होता। ये किसका एडवांटेज है? एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या एडवांटेज है? लिखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या डेवलप होता है? वेरिएशन। हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ वेरिएशन, बदलाव, वेरिएशन। डार्विन थ्योरी पढ़ी है? वेरिएशन के बारे में बात की होगी, पढ़ा है या नहीं वो? फिर क्लियर है सबको ये? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज क्या है? जेनेटिक मटेरियल को कंजर्व करना। सेक्सुअल का एडवांटेज क्या है? वेरिएशन आते हैं। समझ में आए? क्लियर है सबको ये इतना? ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा है हमने आज? सारा कोई डाउट नहीं है ना इसमें? व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन। ह्यूमन के फायदे का प्रोडक्ट अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के मदद से बनाए तो बायोटेक। 70 से पहले ओल्ड, 70 के बाद न्यू। ओल्ड के अंदर जीन ट्रांसफर नहीं होता, न्यू में जीन ट्रांसफर होता है। एग्जाम्पल ऑफ न्यू बायोटेक्नोलॉजी कैन बी इंसुलिन, आईवीएफ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन। क्लियर है सबको ये? बायोटेक्नोलॉजी इज बेस्ड अपॉन हाउ मेनी प्रिंसिपल्स? टू, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो। अगर ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को चेंज किया जा रहा है तो अगर बायोकेमिकल प्रोसेस के दौरान स्टेराइल कंडीशन को मेंटेन कर रहे हैं तो बायो प्रोसेसिंग। ये दो प्रिंसिपल्स होते हैं। What is recombinant DNA? New molecule of DNA constructed by joining two different DNA coming from two different source. First recombinant DNA 72 by Cohen and Boyer. याद है? वाइल्ड स्ट्रेन से क्या निकाला? एंटीबायोटिक। सल्मोनेला से क्या निकाला? प्लाज्मिड। लाइगेज की मदद से दोनों को जोड़ा, क्या बना आपका? रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कहां डाला? इकोलाई। इकोलाई भी क्या बन गया? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक ऑर्गेनिज्म के जीन को दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करते हैं तो जीन क्या ट्रांसफर करने से काम चलेगा? नहीं। उसको किससे जोड़ना है? क्रोमोसोमल, क्योंकि क्रोमोसोमल डीएनए में क्या है? ओराई। ओराई के मदद से हमारा जीन मल्टीप्लाई होगा और क्या बनेगी? आइडेंटिकल कॉपी। जीन की आइडेंटिकल कॉपी बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जीन क्लोनिंग। क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कंजर्व करता है? जेनेटिक मट। सेक्सुअल क्या डेवलप करता है? वेरिएशन। बस इतना इतना डाइजेस्ट कर लो, आज के लिए बहुत है। ठीक है, बाकी कल पढ़ लेंगे। थोड़ा पढ़ लेना है ना वो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, प्लीज एनसीईआरटी में से पढ़ लेना थोड़ा सा। चलिए, ओके।